नमस्कार, मैं हूं सबिहा और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया उत्तराखंड। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चंपावत को बड़ी सौगात, 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। टनकपुर में रोजगार मेले का भी किया शुभारंभ। मंत्री प्रेमचंद के भाई के घर दिन दहाड़े 1 करोड़ रुपए की डकैती। एसएसपी का दावा, जल्द बेखौफ बदमाशों की गिरफ्तार तक पहुंचेंगे खाकी के हाथ। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। उत्तराखंड परिवहन निगम को 5 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। देहरादून दिल्ली रूट पर इलेक्ट्रिक बसों से सफर होगा आसान। परिवहन मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और सैलानियों के लिए आज से खुला कॉर्पोरेट पार्क का बिजरानी जोन। पहले दिन 30 जिप्सियों में कई पर्यटकों ने की सवारी। टूरिस्ट के लिए रात्रि विश्राम की भी व्यवस्था। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। आपको बता देते हैं कि विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों पे कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। विधानसभा में जो बैकडोर से भर्तियां हुई थी उन कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर ने विधानसभा बैकडोर में हुई धांधलियों को लेकर जांच बैठाई थी और उस जांच में 200 से ज्यादा भर्तियों को निरस्त किया गया था। बड़ी कार्रवाई ये की गई थी। उसके बाद कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब हाईकोर्ट ने विधानसभा में बैकडोर के जरिए हुई कर्मचारियों की भर्तियों की बर्खास्तगी पर फिलहाल रोक लगा दी है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे के दौरान चंपावत पहुंचे। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इसके बाद विकास के लिए कुल 8,417 लाख रुपए की 7 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। इसके साथ साथ कंप्यूटर लैब का भी मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। टनकपुर में आयोजित रोजगार मेले में करीब 41 कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉलेज की छात्राओं से बात कर उनके बारे में जानकारी ली। साथ ही कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए चलाए जा रहे अन्य कार्यक्रमों और सुविधाओं का भी उन्होंने जायजा लिया। सीएम ने कहा कि ऐसे रोजगार मेले आयोजित होते रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार भी ऐसे मेले आयोजित करने के लिए योजना बना रही है ताकि छात्र छात्राओं को रोजगार के बेहतर मौके मिल सके। मेले हमने इसकी आज यहाँ पर शुरुआत की है। हम पूरे प्रदेश के अंदर लगाएंगे और बहुत सारी कंपनियों को हमने बात की है, वो आकर सभी जगह पर कैंपस करेंगे, जिससे कि जो हमारे योग्य प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, बेटे बेटियां हैं, उन सभी को अपने अपने संस्थानों पर ही, अपने अपने स्थानों पर ही रोजगार के लिए अपने स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पर रोजगार। अपने 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हल्द्वानी से अपने दौरे की शुरुआत की। हल्द्वानी पहुंचकर कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्वी मंडल में बूथ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पार्टी को बूथ स्तर से और ज्यादा मजबूत करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद मंडल के पदाधिकारियों की बैठक के साथ ही संगठन के कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। भाजपा के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट का कहना है कि बीजेपी निरंतर संगठनात्मक कार्यक्रमों में जुटी रहने वाली पार्टी है, लिहाजा राष्ट्रीय महामंत्री के आगमन से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और कैलाश विजयवर्गीय कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कल और परसों देहरादून में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। फिर एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रहे हैं। फिर 16 तारीख और 17 तारीख को आपके लगातार देहरादून पर विभिन्न चरणों की बैठक है, जिसमें मेयरों की बैठक अलग है और अपने जिला पंचायत अध्यक्षों की बैठक है, कैबिनेट के साथ बैठक है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक है। इस विभिन्न प्रकार की बैठक कर रहे हैं और संगठन को मजबूत बनाने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर इस किस्म के प्रवास लगते रहते हैं। और 18 और 19 को भी माननीय दूसरे अपने जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं दुष्यंत गौतम जी, वो भी देहरादून के प्रवास पर हैं उत्तराखंड पर। उनके भी 18 और 19 को इसी प्रकार के विभिन्न
चरणों की बैठकें लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सभी विधायकों से अपने क्षेत्र के 10 प्रस्ताव मांगे जाने के बाद अब हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने भी सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में 10 मुख्य समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री धामी के समक्ष उनको रखने की भी उन्होंने बात कही है। विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि वो हल्द्वानी शहर के विकास के लिए आईएसबीटी, जू और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं को तत्काल शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में सड़कों के हालात बेहद खराब हैं। बरसात में रक्सिया और कलसिया नाले से बहुत नुकसान होता है। इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सुमित हृदयेश ने कहा अगर कांग्रेस विधायकों के साथ भेदभाव किया जाएगा तो जनता उसका जवाब देगी। मेरी आशा थी कि हमारी आशा ये है कि राज्य हित सर्वोपरि होना चाहिए, विकास सर्वोपरि होना चाहिए और बिना किसी भेदभाव के विकास होना चाहिए। तो इसलिए हमारा तरफ से प्रयास ये रहेगा। मैं एक सारे अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेके मैंने बेहतर तरीके से समझी है कि कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, कौन से ज्वलंत मुद्दे हैं, कौन सी ज्वलंत जो योजनाएं हैं जिनकी तुरंत आवश्यकता हल्द्वानी क्षेत्र को है। तो अवश्य मैं अपनी सारी वो 10 बिंदु उनके सामने रखूँगा। वो विकास करेंगे, विकास में भागीदारी अपनी देंगे तो हल्द्वानी वासी उनकी सराहना करेंगे, मैं उनकी सराहना करूँगा। उत्तराखंड में बेखौफ बदमाश खाकी को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। काशीपुर मामला थमा नहीं कि राजधानी देहरादून में दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने मंत्री प्रेमचंद के भाई के घर में दिन दहाड़े 1 करोड़ रुपए की डकैती की वारदात को अंजाम दिया और हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए। ऐसे में सवाल सीधे तौर पर खाकी पर उठ रहे हैं कि आखिर खाकी की पकड़ बदमाशों पर इतनी कमजोर कैसे हो गई। आखिर ये कैसी कानून व्यवस्था है कि सरेआम बदमाशों की धमक से अब लोग महफूज नहीं रहे। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मंत्री प्रेमचंद के भाई के घर 1 करोड़ की डकैती, बदमाशों ने बंधक बनाकर की लूटपाट, सीसीटीवी में कैद हुई बदमाशों की करतूत, बेखौफ बदमाशों की खाकी को खुली चुनौती। एसएसपी त्योहारी सीजन में सभी पुलिस चौकियों में लगातार अपराध को रोकने के लिए मीटिंग कर रहे हैं और सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी निरस्त कर दी गई हैं। उधर देहरादून में दिन दहाड़े मंत्री प्रेमचंद के भाई के घर पर बेखौफ बदमाशों ने धावा बोलकर 1 करोड़ की डकैती की वारदात को अंजाम देकर खाकी को खुली चुनौती दे डाली है। महज 1 घंटे के अंदर बदमाशों ने मौजूद लोगों को बंधक बनाकर पूरा घर खंगाल डाला। सवाल ये है कि आखिर बदमाशों ने कैसे दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया। सवाल ये भी कि करोड़ों की वारदात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्या पहले से कोई प्लान तैयार किया गया या लंबे वक्त से बदमाशों की मंत्री प्रेमचंद के भाई के घर पर रेकी हुई और बदमाश सिर्फ मौके की तलाश में थे। दरअसल आज डोईवाला कोतवाली क्षेत्र में सुबह ठीक 11 बजे बदमाश वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचते हैं और घर के लोगों को बंधक बनाकर 1 करोड़ की डकैती पर हाथ साफ किया जाता है और वहां से निकल भी जाते हैं। बदमाशों की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी में साफ तौर पर बदमाश डकैती को अंजाम देकर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। डकैती की खबर लगते ही एसएसपी दलीप सिंह भी मैं फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे तो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भी जैसे ही डकैती की सूचना मिली तो वो भी आनन फानन में मौके पर पहुंचे और हतप्रद रह गए। मौके पर पहुंचे एसएसपी ने मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से जल्द खाकी बदमाशों तक पहुंचने का दावा कर रही है। थाना बताया जा रहा है और इसमें हमारी 5-6 टीमें लग गई हैं। एक एक बिंदु को, एक एक चीज़ को हम लोग बहुत गहराई से देख रहे हैं और बहुत जल्दी इस मामले पर खुलासा किया जाएगा। कुछ आइडिया सर, ये कितनी चोरी हुई, क्या होगा इसका आकलन कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं। सर कितने बदमाश रहे होंगे इसमें? इसमें अभी तक 6 बताया जा रहा है, 6 लोग थे और इसमें 2-3 वाहनों की भी जानकारी हो रही है और पूरी चीज़ को हम एक चीज़ को मतलब संकलित करके इसको एक बहुत साइंटिफिकली हम उसको मामले को देख रहे हैं और जल्दी खुलासा उम्मीद है। जल्दी खुलासा करेंगे। देखिए वास्तव में जिस प्रकार से दिन में घटना हुई है 12 बजे के लगभग और सरेआम 6 या 7 लोग यहाँ पे अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो चुनौती तो है, ये सरकार के लिए भी चुनौती है और पुलिस के लिए भी चुनौती है। लेकिन जिस प्रकार से अभी हमारे डीआईजी, हमारे एसएसपी और तमाम यहाँ पे सीओज और कोतवाल तमाम हमारी टीम यहाँ लगी है पुलिस की, तो उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जल्दी ये वर्कआउट होगा। और मैंने कहा भी ये हमारे लिए भी चुनौती है, पुलिस के लिए भी चुनौती है। और चूँकि मुझे ऐसा भी लगता है कि ये इस क्षेत्र की पहली घटना है और जिस प्रकार से उनका आना और आराम से सब काम करके चले जाना तो वास्तव में गंभीर विषय भी। मेरा गला पकड़ा है, फिर क्या तुम्हारा बेटा हमारे उसमें है कब्जे में,
कि चुप रहो तुम बस। उन्होंने चाकू दिखाया, पिस्तौल दिखाई। पिस्टल भी दी? हाँ जी। तो आप लोग कितने थे उस समय यहाँ पर? मैं थी, 2 काम वाले थी। अच्छा, वो लोग कितने रहे होंगे? वो 6 जने थे। 6 थे? हाँ जी। पूरा घर खंगाला हुआ उन्होंने? हाँ जी, हाँ जी पूरा। क्या गोल्ड भी ले गए, पैसा भी ले गए? हाँ जी, जो था घर में सब कुछ ले गए। सब ले गए। मंत्री प्रेमचंद के भाई के यहाँ डकैती कर बेखौफ बदमाशों ने खाकी को खुले तौर पर चुनौती तो दे दी है, लेकिन खाकी के हाथ बदमाशों के गिरेबान तक कब तक पहुँचते हैं और कितनी तेजी के साथ तफ्तीश होती है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट बनाने का बदमाशों ने आजकल एक नया ट्रेंड अपना लिया है। इससे पहले मंत्री सौरभ बहुगुणा को मारने की साजिश रचने वालों के खिलाफ से पहले ही माहौल काफी गरमाया हुआ है। ऐसे में खुलेआम 1 करोड़ की डकैती ने खाकी पर वाकई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की स्पेशल रिपोर्ट। मुरादाबाद में पुलिस ने 1 लाख के नामी बदमाश जफर को आज सुबह यूपी के मुरादाबाद जिले से गिरफ्तार किया है। पुलिस की मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के एक पैर में गोली लगी थी। आपको बता दें कि काशीपुर के कुंडा मुठभेड़ को लेकर चर्चा में आए खनन माफिया जफर को पुलिस कई दिनों से ढूंढ रही थी। अपराधी जफर पर 1 लाख का इनाम घोषित था। मुरादाबाद एसएसपी हेमंत कुटियाल ने बताया कि पुलिस की कई टीमें जफर को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही थी। शुक्रवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मुरादाबाद दौरे को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक बाइक सवार को रोकने की कोशिश की गई तो उसने बाइक नहीं रोकी। पुलिस ने पीछा किया तो बाइक सवार ने पुलिस पर फायरिंग की तो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जफर के एक पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया। अभी फागबाड़ा थाने में कैलसा रोड है जो दिल्ली तरफ जाती है, वहाँ पे मुठभेड़ हुई है एक अपराधी के साथ चेकिंग के दौरान, और इसमें यही बताया गया है कि ये व्यक्ति जफर है। 5 से 1 लाख रुपए इनाम मिला था इसको ठाकुर द्वारा काशीपुर इंसिडेंट में, और अभी इसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। विस्तृत बातें इससे प्राथमिक उपचार के बाद ही अन्य जानकारी मिलेगी, और अभी ये जिला अस्पताल में लाया गया। काशीपुर फायरिंग मामले में लगातार यूपी पुलिस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो इस घटना में बीजेपी ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की गोली लगने से मौत के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। मृतका के रिश्तेदार जहां आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्थि विसर्जन न करने की बात पर अड़े हैं, तो वहीं आज कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह काशीपुर पहुंचे, जहां पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्होंने इस घटना की घोर निंदा की। प्रीतम सिंह ने यूपी पुलिस पर सवाल उठाते हुए सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। जिस अभियुक्त की तलाश में पुलिस यहाँ पर आई थी, उसको पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। अब वो पुलिस कस्टडी में है। पुलिस कुछ भी अपने आप को, उत्तर प्रदेश की पुलिस बचाने के लिए कुछ भी उससे कहलवा सकती है। तो मैं तो मुख्यमंत्री से भी कहूँगा कि एक तो परिवार पर ऐसे ही जो है कहर बरप गया है, और अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने आप कुछ बचाने के लिए उस अभियुक्त के माध्यम से परिवार के जो सदस्य हैं उनको जो है कटघरे में खड़ा करने का काम करेगी, तो ये कदापि उचित नहीं है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वार्ता करे और कहे कि भाई ये जो जघन्य हत्याकांड यहाँ पर हुआ है, इसके लिए जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खबरों में यहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या को सीमित करने की तैयारी पर्यटन विभाग ने शुरू कर दी है। चारधाम यात्रा में इस बार यात्रियों का आंकड़ा 40 लाख को पार कर गया है। इसके मद्देनजर मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को एक यात्री एक बार यात्रा का फॉर्मूला अपनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही चारधाम यात्रा के लिए होने वाले रजिस्ट्रेशन को भी आधार कार्ड से लिंक करने के आदेश दिए गए। सतपाल महाराज का कहना है कि यात्रा में लगातार संख्या बढ़ रही है, जिसके बाद धामों पर व्यवस्था बनाने में दिक्कत हो रही है। दूसरा, कई यात्री ऐसे हैं जो कई बार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में व्यवस्था निर्धारित करने को लेकर रजिस्ट्रेशन को आधार कार्ड से जोड़ने और एक यात्री एक बार दर्शन की व्यवस्था पर ही विचार हो रहा है। इसको आगे विस्तार में देखेंगे, वो हम उसकी क्या कैपेसिटी है, कितना हम कर पा रहे हैं। अगर ऐसी कोई चीज होगी तो उसको भी हम विचार करेंगे। ऑल्टरनेट नहीं, अभी मैं उसको कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि इसको जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे, आधार कार्ड से जोड़ने के बाद आपको ये स्टडी मिल जाएगी कि कौन आदमी कितनी दफे आ रहा है। तो ये स्टडी के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। इसमें ऑल ट्रेन व्हीकल्स को भी हम ला रहे हैं ताकि वो करें, और रोपवे भी इसमें बन रहा है,
उसके 4 स्टेशन रोपवे के बनने जा रहे हैं। प्रदेश में राजस्व पुलिस, रेगुलर पुलिस के बाद अब टूरिज्म पुलिस के गठन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि राज्य सरकार राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की तैयारी कर रही है, लेकिन पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री सतपाल महाराज ने टूरिज्म पुलिस के गठन को लेकर प्रस्ताव बनाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। सतपाल महाराज का कहना है कि प्रदेश में पर्यटक खासी संख्या में आते हैं। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा में भी तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 40 लाख को पार कर गया है, जिसको देखते हुए टूरिज्म पुलिस की यहां जरूरत है। इसमें हमारे टूरिज्म में बहुत सी गतिविधियां चल रही हैं, उनकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए और टूरिज्म का सही संचालन हो, इसके लिए आवश्यकता महसूस हो रही है कि हम पर्यटन पुलिस का यहाँ पर गठन करें, सख्ती से लागू किया जाए और इसमें कांवड़ यात्री अनेक यात्राएं होती हैं, उसमें उनको यूज कर सकते हैं। हमारे जो धार्मिक स्थान हैं उनके जो इतिहास है उसके बारे में हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारे टूरिज्म को बढ़ाएंगे और जब पर्यटक उनके पास जाएगा तो वो बताएंगे इस क्षेत्र के अंदर और क्या क्या स्थान देखने लायक हैं। तो मैं समझता हूं टूरिज्म को इससे बढ़ावा मिलेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी जोन आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। जोन का शुभारंभ स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट और कॉर्बेट के निदेशक ने जिप्सियों को हरी झंडी दिखाकर किया। पहले दिन बिजरानी में टूरिस्ट की बुकिंग फुल रही। 30 जिप्सियों में कई पर्यटकों ने जोन में एंट्री की। पर्यटक काफी एक्साइटेड दिखाई दिए। आपको बता दें कि बिजरानी समेत ढेला, झीरना में भी पर्यटकों को रात्रि विश्राम की सुविधा मिलेगी। बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। जब हमें पता लगा कि यहाँ का गेट आज फर्स्ट टाइम खुल रहा है आफ्टर 3 मंथ्स, तो काफ़ी एक्साइटेड हैं हम। बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। जब हमें पता लगा कि यहाँ का गेट आज फर्स्ट टाइम खुल रहा है आफ्टर 3 मंथ्स, तो काफ़ी एक्साइटेड हैं हम। अभी तो मुझे पता नहीं था ये पहले दिन गेट खुल रहा है, हम लोग ने पहले से ही बुकिंग कर लिया। अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज पहली बार मैं कोई जीप सफारी कर रहा हूँ और ये देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, इसकी वजह से तो और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देश में वन्य जीवों के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाले राजाजी नेशनल पार्क से बाघ गायब हो रहे हैं। ताजा मामला उस बाघिन का है जिसे हाल ही में कॉर्बेट नेशनल पार्क से राजाजी में लाया गया था। हैरानी की बात यह है कि पिछले लंबे वक्त से इस बाघिन को ट्रेस नहीं किया जा सका और जिम्मेदार अधिकारियों को कई दिनों बाद इसकी जानकारी दी गई। ये मामला इसलिए और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि राजाजी नेशनल पार्क में इससे पहले भी एक बाघ लापता हो चुका है, जिसका सुराग आज तक नहीं लगा है। देखिए रिपोर्ट। राजाजी नेशनल पार्क में बाघों का कुनबा बढ़ाने की योजना धराशायी हो गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की संख्या के कारण बढ़ रहे दबाव को कम करने के लिए राजाजी नेशनल पार्क में बाघों को शिफ्ट किया जाना था, लेकिन इस योजना के पहले ही चरण में वन विभाग की पोल खुल गई है। आपको बता दें कि करीब 10 करोड़ की लागत से कॉर्बेट के बाघों को राजाजी नेशनल पार्क में शिफ्ट किया जाना था, जिसमें पहले चरण में 2 बाघ राजाजी में लाए जा चुके हैं। फॉरेस्ट के अधिकारी इसको लापरवाही मानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि पहले लापता बाघ को ढूंढ लिया जाए और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। 2020 के दिसंबर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक जो टाइग्रेस यहाँ ट्रांसलोकेट होकर लाई गई थी, वो राजाजी में विचरण कर रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से उसकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है। जिसकी जानकारी मुझे जब हुई तो मैंने वहाँ के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। अभी तक 4 अलग अलग टीमों का गठन कर पूरे इलाके की गहन छानबीन कराई जा रही है। पार्क के कुछ इलाके अभी बरसात के कारण आवागमन के लिए बंद रहे हैं, इस कारण उन क्षेत्रों में हमारी टीमें नहीं पहुंच पाई थी। उन इलाकों को भी अब सघन रूप से खोजबीन करने के निर्देश दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम उस बाघिन का लोकेशन फिर से प्राप्त कर पाएंगे। हैरानी की बात यह है कि इन 2 बाघों में से एक बाघिन पिछले लंबे समय से लापता चल रही है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि पिछले 6 महीने से बाघिन पर लगाया गया रेडियो कॉलर भी काम नहीं कर रहा है, जबकि करीब 20 अगस्त को आखिरी बार वन विभाग के कैमरे में ट्रैप होने के बाद से ही इस बाघिन का पता नहीं चल पा रहा। करोड़ों के इस प्रोजेक्ट पर वन विभाग की हीला हवाली के चलते पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले सुनिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा बाघिन के लापता होने को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इनका जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस मिलता है, चाहे वो पंजों के निशान हो, चाहे वो स्कैट हो या कैमरा ट्रैप में इनकी जो इमेज आती है, उसके लिए कैमरा ट्रैपिंग की इंटेंसिटी बढ़ाई गई है और साथ ही वहाँ पर PIP भी बनाए जा रहे हैं
ताकि अगर बाघ का मूवमेंट हो वहाँ पर तो उसकी जानकारी भी हमको समय से मिल सके। निकटवर्ती उत्तर प्रदेश के इलाके के विषय में भी वहाँ के प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव और वन जीव प्रतिपालक से संपर्क कर उनसे अनुरोध किया गया है कि उनके इलाके में भी इसकी सघन जांच कराई जाए और कैमरा ट्रैप लगाने में हमारे लोग सहयोग करेंगे, जिससे उन इलाकों में भी अगर इस टाइग्रेस का मूवमेंट हो तो उसकी जानकारी हमें मिल सके। राजाजी नेशनल पार्क से बाघिन गायब है और इस दौरान पार्क के निदेशक साकेत बडोला इस गंभीर प्रकरण को छोड़कर प्रशिक्षण के लिए विदेश दौरे पर चले गए हैं। उधर बाघिन को ढूंढने के लिए UAPCCF रंजन मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई है। वन विभाग के अधिकारी राजीव धीमान को निदेशक का प्रभार दे दिया गया है। फिलहाल बाघिन को ढूंढने के लिए 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। इसमें हाथियों की 2 टीम भी लगाई गई है। उधर उम्मीद की जा रही है कि ये बाघिन उत्तर प्रदेश की सीमा में भी जा सकती है। वो जो आप बात कर रहे हैं वो T1 टाइग्रेस थी हमारी, उसकी एज हो चुकी थी, वो 16-17 साल की उसकी एज हो चुकी थी और उसके लिए उसे ढूंढने पूरा प्रशासन, पार्क प्रशासन ने पूरा जितना जो भी उसके तरीके होते हैं उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। पर ऐसा भी होता है जो टाइगर बिग कैट जो फैमिली है, तो ये आखिरी में मतलब जब इनकी ओल्ड एज हो जाती है तो ये ऐसी जगहों में जाके अंतिम अपना समय वो करते हैं कि वो हमारे से ढूंढना भी बाकी काफी मुश्किल हो जाता है। क्या पता वो किसी बहुत ज्यादा इंटीरियर में जाके किसी केव में जाके मर गई हो तो वो पॉसिबल नहीं होता ढूंढना। अगर कुछ समय बाद फिर वहाँ बदबू भी नहीं आती तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी होती नहीं है। उसको जितने तरीके थे उसको ढूंढने के वो तरीके पूरे आजमाए गए हैं। राजाजी नेशनल पार्क में ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह जंगल से बाघ लापता हो गया हो। इससे करीब 2 साल पहले भी इसी तरह T1 नाम का बाघ राजाजी से गायब हो गया था, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं लग पाया। हालांकि वन विभाग ने तब भी बाघ के लापता होने को लेकर गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन अब तक इसका कोई भी पता नहीं लगाया जा सका। ऐसे में बाघिन का सुराग कब मिलेगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। पहली बार देहरादून से दिल्ली रूट पर यात्री इलेक्ट्रिक बसों में आरामदायक सफर कर सकेंगे। उत्तराखंड परिवहन निगम को देहरादून से दिल्ली मार्ग पर चलाने के लिए 5 इलेक्ट्रिक बसें मिल गई हैं। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार ने इस तरफ कदम बढ़ाया है। ये बसें सुपर लग्जरी श्रेणी की हैं, जिसमें आरामदायक सीटें, मोबाइल चार्जर, रीडिंग लाइट और अधिक लेग स्पेस है। इन बसों में इंजन न होने के कारण वाहनों से कोई आवाज भी नहीं निकलती है। एक बस की क्षमता 45 यात्रियों की है। ये बस चार्जिंग होने के बाद लगभग 300 किलोमीटर तक चल सकती है। अभी तक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन देहरादून शहर के अंदर सिटी बसों के तौर पर ही हो रहा था। आपको बता दें कि अगर इन 5 बसों का संचालन सफल हो जाता है तो आने वाले वक्त में राज्य के अंदर और अंतर्राज्यीय मार्गों पर 50 और इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी। आज उत्तराखंड में भी हम PPP मोड में 5 नए बसों को आज हम यहाँ पर झंडी दिखा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लिए एक नया प्रयोग हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। हम 200 CNG की बस हम जल्दी टेंडरिंग प्रक्रिया हमारी शुरू हो रही है और 200 बसें हम अनुबंधित के रूप में उत्तराखंड के पहाड़ों में जो हमारी कोरोना काल के समय बंद हुई थी उनका भी हम संचालन करने जा रहे हैं। लक्सर के रामपुर रायघटी गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक महिला 6 महीने की गर्भवती बताई जा रही है। मृतक महिला के भाई के मुताबिक उन्हें देर रात महिला की बिगड़ी तबीयत के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद ससुराल पहुंचे भाई को अस्पताल पहुंचकर ये मालूम चला कि बहन की मौत हो चुकी है। मृतका के मायके वालों को ये बताया गया कि मृतका की गिरने से मौत हुई है, मगर भाई का कहना है कि उन्होंने अपनी बहन के गले पर निशान देखे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में तफ्तीश की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पता नहीं, हमें तो रात के 1 बजे के समथिंग कॉल आया कि उसकी तबीयत ज़्यादा सीरियस है और हम उसे भिक्कमपुर लेकर जा रहे हैं, आप आ जाओ। अब जैसे ही लक्सर पप्पू के हॉस्पिटल में बोल रहा था उन्होंने, हम वहाँ तो पहुँचे तो उन्होंने बताया कि हाँ एक महिला आई थी और वो तो मर चुकी है। हमने जैसे ही देखा तो गले पे हमें निशान मिला, वो वायर का निशान था और वायर भी वहीं पे पड़ा था, किसी रस्सी वगैरह वायर का निशान था और वायर भी वहीं पड़ा था, गला घोटने का, तो वो गला घोट के मारी गई।
जानकारी मिली थी कि रामपुर राय घटी में काजल वाइफ ऑफ रविंदर की मृत्यु हो गई है, जिस पर पुलिस मौके पे गई तो देखा कि उसके गले में फंदे के निशान थे, जिस पर सभी को कब्जे में लिया गया और तहसीलदार के माध्यम से उसका पोस्टमार्टम पीएम भराया गया। पीएम के बाद जो है उसको लाश को जो पोस्टमार्टम को भेजा जा रहा है और जैसे ही जो तहरीर आएगी उस हिसाब से उसका कार्रवाई की जाए। और अब बात करेंगे खबर के असर की। दरअसल कुछ दिन पहले विद्युत विभाग की लापरवाही को लेकर दिखाई गई खबर पर अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि हाल ही में रुड़की के सत्ती मोहल्ले के इमली रोड की दुर्दशा को लेकर दिखाया गया था कि कैसे अधिकारियों की लापरवाही के चलते खंबे को नहीं बदला गया, मगर अब इस मामले में संज्ञान लिया जा चुका है। विभागीय अधिकारियों ने 11,000 की हाई वोल्टेज लाइन के बराबर खड़े पोल को बदलने के साथ वहां रखे गए ट्रांसफार्मर की दीवार करने का भी काम शुरू कर दिया है। इसके लिए आम जनता का भी आभार जताया गया। ये खंबे भी हटा दिए गए और ट्रांसफार्मर की बाउंड्री भी हो रही है। ये तो बहुत बड़ा खतरा था, यहाँ पे इससे कोई भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और ये तो जेके चैनल का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, इसने ये मुद्दा उठाया, ये तो आम जन का मुद्दा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चंपावत को बड़ी सौगात, 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। टनकपुर में रोजगार मेले का भी किया शुभारंभ। मंत्री प्रेमचंद के भाई के घर दिन दहाड़े 1 करोड़ रुपए की डकैती। एसएसपी का दावा, जल्द बेखौफ बदमाशों की गिरफ्तारी तक पहुंचेंगे खाकी के हाथ। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। उत्तराखंड परिवहन निगम को 5 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। देहरादून दिल्ली रूट पर इलेक्ट्रिक बसों से सफर होगा आसान। परिवहन मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और सैलानियों के लिए आज से खुला कॉर्पोरेट पार्क का बिजरानी जोन। पहले दिन 30 जिप्सियों में कई पर्यटकों ने की सवारी। टूरिस्ट के लिए रात्रि विश्राम की भी व्यवस्था।